हेलो। तो हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप जब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि आपने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा। तो यहाँ पर एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स है, जो आर की सम रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। तो अगर हमें किसी पॉइंट ए पर, इसके किसी डोमेन के किसी पॉइंट ए पर, जिसके डोमेन डोमेन मतलब आर से बिलोंग कर रहा है, उस पर अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो क्या होगा। एफ डैश ए, जो यहाँ पर दिया हुआ एफ डैश ए, इसको डिफरेंशिएशन डिनोट करने का ये सिंबल होता है। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ा गया था। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बस मैं आपको चीजें रिकॉल करा रहा हूँ कि होता क्या है। सम बेसिक एग्जांपल, जैसे अगर हमें एक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या होता है, डी एक्शन अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सबको पता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अगर साइन एक्स का निकालना हो तो क्या होगा, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स। ओके। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे एक हम पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं, सपोज दैट एक पॉलिनोमियल लेते हैं एफ एक्स, जो हमारा थर्ड डिग्री का है। एक्स का क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाती है, हम लोग इसको सबसे पहले इस तरह लिखेंगे। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा डी डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पर ये चीज लिखा जाता है जो हमारा गिवन फंक्शन है, एक्स का क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब हम लोग टर्म वाइज टर्म इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो हम लोग करेंगे डी अपॉन डी एक्स, पहले एक्स का क्यूब, फिर ये प्लस सिंबल आएगी, उसके बाद फिर हमारा डी अपॉन डी एक्स 3x² प्लस डी अपॉन डी एक्स 6x प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। अब ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, इसका निकाला जाएगा तो 3x² प्लस कैसे हुआ, इस वाले फार्मूले से एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ हमारा पावर जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। अब 3 को हम लोग यहाँ पे लिखे x² एन माइनस वन, 3 माइनस वन करेंगे तो 2 आ जाएगी। सिमिलरली ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर आ जाएगा। फिर हमें x² का निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज किया जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन। 2 माइनस वन मतलब 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, तो ये डायरेक्ट हमारा 3 इंटू 2x आ गया, प्लस 6 को इधर लिखा जाएगा और ये dx अपॉन dx, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब इसको अगर हम लोग नॉर्मल जो जनरलाइज करके इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 6x प्लस 6। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5 का। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन निकाला गया था डिफरेंशिएशन वाले ट्यूटोरियल। अब इस डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये आपका पिछला जो चीजें रिकॉल का होने का था वो इसको हमने रिकॉल किया। अब अगली चीजों पे चलते हैं कि चीजें होती क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कैसे क्या चीजें पढ़ा जाता है, उस चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ा जाएगा। तो हम लोग देखें कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का जो है उसका यूज कैसे करते हैं, आखिर उसका एप्लीकेशन क्या है, जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, उस चीज के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। तो जो पहला लेक्चर है हम इसमें ये देखेंगे कि पहले कौन कौन से फील्ड है जहाँ पे अप्लाई है, और फिर उसमें क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है वो चीज देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पढ़ा जाएगा वो ये है कि जो हम लोग क्वांटिटी ये लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लेते कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसको समझना समझना जरूरी है कि ये बताता है कि जो y है, ये वाली जो क्वांटिटी हमारी y, वो x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, थोड़ा मैं रिलेट कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो बचपन में पढ़े थे स्पीड का फार्मूला या वेलोसिटी की फार्मूला, तो उसको क्या करते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी ये जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते थे उस टाइम पे आप डेफिनेशन।
तो यहाँ पर क्या है, ये जो y है वो x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जैसे dy बाई dx, मतलब क्या हुआ इसका, कि जो y की क्वांटिटी है वो x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में। तो चलिए हम इसको लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम dy बाई dt लिख दें तो इसका क्या मतलब होगा, सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, अगर कोई लड़का ऐसे लिख दिया dx बाई dt, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, जो भी क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई, यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ t, यानी x जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, उस वहां ये चीज हम लोग इसकी हेल्प से बता सकते हैं। तो अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये चीजें हो कैसे रही। तो चलिए एक एग्जांपल में मूव करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ find the rate of change of area of the circle with respect to radius, area of the circle with respect to WRT, मतलब with respect to radius of the circle। हाँ, अब इसके बारे में देखते हैं ये बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले एक सर्कल हम बना लेते हैं, विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये हमारा सेंटर हो गया, इसकी रेडियस r हो गई। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज, सबको फार्मूला पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ द सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, आर हमने मान लिया है यहाँ पे। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सर्कल, कि जैसे मान लेते हैं कि अगर रेडियस हमारा, क्वांटिटी में बात करते हैं, रेडियस 1 है, यहाँ रेडियस और यहाँ पे कॉलम ए का बनाते हैं, तो हमारा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पाई आएगा। फिर आर को अगर 2 कर दिए तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, पाई 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 पाई। रेडियस 3 कर दिए तो क्या होगा एरिया, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 9 पाई। तो ये तो हमने इसको लिख दिया। अब रेट ऑफ चेंज, यानी रेडियस में 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया में कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 पाई। फिर रेडियस में इधर 2 से 3 पे गए तो ये 4 पाई, 9 पाई, 5 पाई। तो यानी इसका रेट क्या है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उस चीज को बताने के लिए क्या करेंगे, जैसे पीछे बताया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई की जगह यहाँ ए आ गया, यानी डी ए बाई डी आर निकाल दिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो एरिया है वो आर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। थोड़ा यहाँ सोचो कैसे क्या हो रहा है चीजें। अब यहाँ पे देखते हैं कि डी ए, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। तो ये हमारा पाई कांस्टेंट है तो पाई को तो बाहर निकाल लेते हैं, तो डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर। अब फार्मूला हमें बेसिक पता है कि डी एक्स टू दी पावर एन अपॉन डी एक्स जब रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये हमारा आ जाएगा पाई डी आर टू बाई डी आर, यानी ये हो जाएगा ये 2 आर टू दी पावर 2 माइनस 1, ये इंटू में है जिसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ इंटू का साइन, पाई इंटू 2 इंटू आर, यानी ये आ गया ये 2 पाई आर। यानी जो हमारा रेडियस रिस्पेक्ट में एरिया कैसे चेंज हो रही है, 2 पाई आर के रिस्पेक्ट में, ये इस रेट से हमारा एरिया जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं जो डेली लाइफ में हम लोग देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं आपने सैंड क्लॉक देखी होगी, नहीं देखे हैं तो आप एक बार गूगल करके आप देख लेना कि वो कैसे क्या होता है। तो ऐसे हमारा सैंड क्लॉक बना होता है, फिगर उतनी अच्छी बनी नहीं, बन गई। अब ऊपर ये क्या होता है, पूरा सैंड भरा रहता है। अब यहाँ पे ये धीरे धीरे ऐसे ये गिरता रहता है, ये तो ये किस रेट से गिर रहा होता है उसको भी हम लोग इसी की हेल्प से बताया जाता है कि कैसे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, और जैसे बालू कैसे, मतलब जो सैंड है वो वहां से कैसे निकल रही है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प से बताते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि हाँ कोई हमारे पास कोई हमारे कंपनी दिया हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई समथिंग आइटम है कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो किस रेट से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस चीज को भी यहाँ से बताया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशन हो गया, जैसे कोई हमारे पास कर्व दिया हुआ है,
ये इंक्रीजिंग कैसे है या डिक्रीजिंग है उस चीज के बारे में बताया जाता है। तो ये सब हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, टेंजेंट के बारे में, नॉर्मल के बारे में। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ और भी जो पॉइंट्स आगे आएंगे उसको हम लोग ऐड करके हर एक चीज के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो पहला जो है रेट ऑफ, जो इसके अंदर हम लोग पढ़ा जाएगा उस चीज के बारे में यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। दूसरा जो पढ़ा जाएगा हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। तीसरा हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई फंक्शन कैसे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है उस चीज के बारे में भी यहाँ पे हम लोग बताते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि हाँ इसकी वैल्यू नियर अबाउट कितनी होनी चाहिए, उस चीज के बारे में बताया जा सकता है। और एक और जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, कि कोई फंक्शन दिया उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, हाँ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने मान लिया कि रेडियस आर थी, इसको जो हमने किया गया, ये एग्जांपल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ द वन क्वांटिटी मींस एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी हियर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम लोग एक और एग्जांपल इसी में लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कोई हमारे हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, कि मान लेते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम of the sphere with respect to radius of the sphere। हाँ, इसको कैसे बताया जाएगा? तो सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले हमें रेडियस स्फीयर का रेडियस पता होना चाहिए। तो लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r, ओके, या x, चलिए x मान लेते हैं, r पिछले क्वेश्चन में माना है, या यहाँ पे x मान लेते हैं। तो हमारा स्फीयर कैसे दिखेगा? ये हमारा सर्कल हो गया, ये कुछ ऐसे बना दिया जाए तो थोड़ी सी स्फीयर जैसे दिखने लगेगी। ये हमारा सेंटर इधर है। हाँ, अगर हमारे पास रेडियस पता चल गया स्फीयर का तो क्या उसका वॉल्यूम बता सकते हैं? बिल्कुल। क्या होता है फार्मूला? आप लोग लिखिए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर की, ये हमें पता है, ये होती है इसकी फार्मूला, ठीक। अब हमें क्या पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी डीवी बाई डी आर निकालनी है, डीवी बाई डी आर। तो ये क्या होगा? वॉल्यूम तो दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यू, यानी डी 4/3 पाई आर क्यू। बस हम सब्स्टिट्यूशन करते जा रहे हैं यहाँ पे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी चीजें इजिली ही होती जाती है। सॉरी, ये आर क्यों नहीं होगा, आर होगा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, अब ये जो टर्म है ये दोनों, ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में, तो अंदर बचेगा क्या? डी आर का क्यूब अपॉन डी आर, ये हमारे पास यहाँ पे अंदर बचेगी। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं कि कैसे क्या होगा। ये फार्मूला में पता है 4/3 पाई, अब ये x टू दी सेम पिछला फार्मूला, डी एक्स टू दी पावर, सॉरी मैंने यहाँ आर, ये देखिए यहाँ x माना गया था तो यहाँ x ही लेके चला जाएगा ना, रेडियस x का क्यूब, यहाँ पर भी x का क्यूब, और रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी रेडियस हमारा x था, तो इसको हम लोग x करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन है, कर लीजिए आप लोग भी, x का क्यूब ये आ गया। तो डी एक्स टू दी पावर n अपॉन डी एक्स अगर निकाला जाता है तो इसका फार्मूला में पता है n एक्स टू दी पावर n-1, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स का क्यूब अपॉन डी एक्स, तो सेम फार्मूला, n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3-1, यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3x का स्क्वायर। अब ये 3 से 3 कट जाएगी, हमारा क्या आ गया? 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हम लोग निकाला गया यहाँ पर कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर।
तो ये तो हम लोग जनरल किसी भी पॉइंट पे बता दिए। अब हम लोग एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बताना चाहते हैं कि उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं, फिर इसी एग्जांपल आगे प्रोसीड किया जाएगा जो स्फीयर वाली। जैसे हम लोग तो ये बता दिए कि चलिए वॉल्यूम है, इस एग्जांपल समझते हैं। वॉल्यूम है, ये रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स। जनरल एग्जांपल की बात किया जाए, मान लेते हैं एफ जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है आर सी आर में, इसका एफ एक्स जो है इसको मान लेते हैं वाई। जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ये बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ, याद हो गया कि नहीं, चलिए बोलिए एक साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपको याद हो जाना चाहिए, dy बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। 10 बार बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका मतलब तो समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया, ये हम देख रहे थे जैसे पिछले एग्जाम्पल, पिछले क्वेश्चंस में देखिए कि ये डीवी बाई डी एक्स निकाले 4 पाई x स्क्वायर आया, तो ये एक जनरल वैल्यू दे रही है। तो अगर हम लोग ये चाहें कि मान लेते हैं कि हाँ, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो y है x के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बताना चाहते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग निकालना चाहते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस चीज के बारे में हम लोग इंटरेस्टेड है। तो ये कैसे फाइंड किया जाए, तो सिंपल इसका जो स्टेप है, स्टेप में मैं लिख रहा हूँ इसको ताकि आपको क्लैरिटी रहे। पहले स्टेप में आपको फाइंड ये करना है डी वाई बाई डी एक्स। इसको अगर आप फाइंड करेंगे तो x के टर्म में कुछ चीजें आएंगी, ये x के टर्म्स में हमें कुछ पॉलिनोमियल मिलेगा, ये पॉलिनोमियल कुछ भी मिल सकता है, साइन का फंक्शन जो भी आ रही है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू आई वहां पे x की जगह पे x नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगी। तो ये बताती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी है दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे चेंज हो रही है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट, मतलब क्या कि जो y है वो x के रिस्पेक्ट में उस x नॉट पे कैसे चेंज हो रही है, उस चीज को ये बताती है क्वांटिटी। तो ये एक बार आप इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, फिर हम लोग अगले इसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए पहले हम लोग इस एग्जांपल पे देख लेते हैं क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसको तो हम लोग बताया गया कि हाँ, कि कैसे एक जो क्वांटिटी है वॉल्यूम है वो एक्स रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाया जाए कि एग्जांपल में थर्ड लिख रहा हूँ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द एक्स को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया, ये दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन में बढ़ते हैं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग पिछले स्लाइड से देखते हैं कि क्या आया था डी बाई डी एक्स, सेम एक्सप्लेनेशन यही है। हमारा क्वेश्चन जो हाफ पार्ट है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हमारा क्या आया, डीवी बाई डी एक्स, ये डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो फाइनल रिजल्ट आ रही थी वो क्या आ रही थी, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ। अभी इस रिजल्ट का यूज करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो क्या आया था हमारा पिछले रिजल्ट में, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है जब x की वैल्यू 10 हो तब बताइए कि वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रही है, उस रेडियस ऑफ दिस रेडियस किस रेट से चेंज हो रही है उस चीज को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पे स्टेप ध्यान दीजिए। स्टेप 1 में ये था आपको कि डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करनी, ये वाली स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स वो कैलकुलेट कर ली, 4 पाई एक्स स्क्वायर आया हुआ है। अब उस पॉइंट जो भी आया यहाँ पे एक्स के टर्म्स में जो भी फंक्शन आ रहा है, पॉलिनोमियल जो भी चीज आ रही है उसमें एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है जिस पॉइंट को वो निकालना चाहता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 10 पुट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स
एट एक्स इक्वल टू 10, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है dv बाई dx या x इज इक्वल टू 10। इसका वो क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स हियर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर एट एक्स इज इक्वल टू 10। जब रेडियस है वो 10 होती है तो क्या होगा 4 पाई 10 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, यानी आ गया ये 4 पाई इंटू 100, यानी आ गया हमारा 400 पाई। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब इसी तरह के एक और एग्जांपल में चलते हैं, क्या बस एक ही में वो थोड़ा इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में चलते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा बस। उसे आप लोग पहले एक बार पॉज करके आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, फिर उसमें आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, सेम इसी का क्वेश्चन है, बस स्लाइटली थोड़ी सी चेंज है कि क्या चीजें यहाँ पे करना है। तब तक आप पीछे का थोड़ा देखिए, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। तो अपना एग्जांपल नेक्स्ट 4, हाँ क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second, यानी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। How fast is the surface area increasing? How fast is the surface area increasing when the length of the edge is 10 सेंटीमीटर। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या ये इसकी डिमांड क्या है, क्वेश्चंस मांग क्या रहा है हमसे। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ यूनिट को ध्यान देना, क्या है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। सेकेंड किसका होता है, टाइम का। तो यहाँ से क्या क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे एक तो इसका वॉल्यूम लिया है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको क्लिक क्या हुआ, डीवी बाई dt। कैसे क्लिक हुआ, एक बार फिर से, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये डिस्टेंस है तो डीवी हो गया। और dt पर सेकेंड, सेकेंड का किसका यूनिट होता है, टाइम का, यानी डीवी बाई dt यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, ये बस रफली आइडिया ले रहा है, ये क्या हमारा रफली आइडिया कि हमको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, ये डीवी बाई dt दे दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा गिवन है। दूसरा चीज क्या बोले, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ द एज। यहाँ पे क्यूब की बात हो रही थी, तो क्यूब हमारा कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, इसकी लेंथ हो गई a, यहाँ पे a दे दिया है व्हेन a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये बतानी है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कैसे इंक्रीज करेगा। then we have to find dA, सॉरी dA नहीं होगा, ds होगा, ds बाई dt। ये हमें पता करनी है, या हाँ यस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अगर यहाँ पे स्फीयर कर देते तो वो भी किया जाएगा अगले क्वेश्चन में, वो आपके लिए असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट में डाल देंगे कि क्यूब की जगह स्फीयर रहे तो क्या होगा, वो आप करिएगा। इसको भी मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो दिया है, डीवी बाई dt दिया हुआ है, a is equal to 10 सेंटीमीटर, when a is equal to 10 सेंटीमीटर, then we have to find ds by dt। तो चलिए लिखते हैं। हाँ, तो सोल्यूशन के मेन पार्ट पे आते हैं। तो क्या यहाँ पे दे रहा है कि क्यूब के बारे में बात कर रहा है, उसके वॉल्यूम के बारे में और सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ द, हाँ तो इसके सॉल्यूशंस के बारे में चलते हैं। तो क्या है, लेट, मान लेते हैं लेट एज ऑफ द क्यूब इज ए सेंटीमीटर या ए यूनिट, जो भी यूनिट है। तो अब ए मान लिए, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज क्या होगा, वॉल्यूम इसको v से डिनोट कर रहे हैं,
पता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, यानी इंटू ए, तो ये क्या दे देगा, ए क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या आ जाएगा, ए का क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसको एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होता है सरफेस एरिया क्यूब का फार्मूला, 6 इंटू साइड। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ फार्मूला, ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए चीजें। 6 इंटू साइड, यहाँ साइड दिया हुआ है ए, यानी हो जाएगा 6 इंटू ए, ये हो जाएगा 6a²। ठीक है, अब गिवन क्या था उस पे चलते हैं। गिवन तो हमें दिया हुआ था dv/dt इज इक्वल टू, देखते हैं क्या दिया है वैल्यू इसकी। हाँ, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो भी हमने लिखा ए का क्यूब, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो पिछले क्वेश्चंस थे वहां पे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये जैसे हमारा ये, तो ये हमारा रेडियस के रिस्पेक्ट में ही बोल रहा था, तो ये एक्स एक्स सेम क्वांटिटी हो जा रही थी। बट यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में पूछ लिया है, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो यानी इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट क्या मिलेगा हमें, dv/dt इज इक्वल टू daq/dt। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, तो चलिए dv/dt इज इक्वल टू, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, daq/dt है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं da इंटू डी, चेन रूल लगा दिए। कौन सा रूल, चेन रूल। ये ऐसे समझ लो, ये कट जाएगी, daq/dt आ जाएगी। तो ये हमारे पास मिला क्या, ये dv/dt इज इक्वल टू, फिर वही सेम फार्मूले से d, फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, dx⁴n dx इज इक्वल टू n इंटू x⁴n−1। तो कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा, 3a 3-1 यानी 2, और यहाँ पे आ जाएगी dA/dt। अब dv/dt की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, किधर था, 9 था, ठीक। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3a² dA/dt। तो यहाँ से dA/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/3a², 3 से 9 को कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगी, तो हमारा आ गया 3/a², यानी हमारा dA/dt क्या आया, 3/a² आ गई। इस वैल्यू को हम लोग बॉक्स में करके साइड में रखेंगे, कि इसकी यूज पड़ेगी, कहाँ यूज पड़ेगी अभी वो आगे पता चलेगा। लेकिन हमें निकालना क्या था, रफ आइडिया में चलते हैं। ds/dt, जब a की वैल्यू 10 हो तो हमें ds/dt की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरा आप थोड़ा सोचो कि कैसे क्या किया जाए। s की वैल्यू तो पता है, s इज इक्वल टू 6a²। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं इसमें। तो ds/dt, इसमें भी वही चीज लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to t, we get क्या मिलेगा हमें, ds/dt d/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो दोनों साइड हमें वही लिखना पड़ेगा, बोथ साइड्स। यहाँ पे ध्यान रखना है, बोथ साइड्स को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, सेम t के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt²। तो अब इसको क्या करेंगे, 6 हमारा कांस्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक काम और करेंगे, 6a², चेन रूल लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी सेम करनी है तभी डिफरेंशिएशन वाली लगेगी। ये dA/dt, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 को यहाँ पे लिख सकते हैं dA²/dA, और ये हमारी हो जाएगी dA/dt। अब ये सेम वही फार्मूला, dx⁴n को dx के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है, nx⁴n−1, तो वही चीज यहाँ पे लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू a⁴2−1। और dA/dt की वैल्यू जो पीछे हम लोग बॉक्स बनाए थे, देखो यहाँ पे काम आ गया ना, 3/a² इंटू 3/a²। तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 × 2 = 12a इंटू 3/a², तो 12 3 × 36, a से a को कट करेंगे 36/a,
तो ये हमारा ds बाई डी टी की वैल्यू क्या निकल के आई, ds बाई डी टी इज इक्वल टू 36/8। तो क्या हम लोग अभी रिजल्ट पे पहुंच गए क्या, जरा सोचो। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्या उसकी डिमांड थी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ये चीज कब बतानी है, जब ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो। कितनी हो, 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है। तो अगले स्लाइड पे भी चला जाए, ए की वैल्यू 10। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू कब निकालनी है, जब हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो, 10 हो। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 36/a आया हमारा। अब हमें ये कब पता करनी है, ds बाई डी टी इज इक्वल टू ds बाई डी टी एट ए इज इक्वल टू 10। इस पे हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग ने क्या बताया था, दो स्टेप। सबसे पहले ds बाई डी टी फाइंड करेंगे, उसके बाद जो भी आएगी उसमें ए की जगह 10 को पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ds बाई डी टी एट ए इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 36/10, यानी ये 3.6 यूनिट। क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो एक बार इस एग्जांपल को फिर से गो थ्रू हो लेते हैं कि आखिर किया क्या गया है। तो चलिए पहले देखते हैं। हाँ, क्या था कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया था, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सॉरी। तो dv बाई डी टी क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमें पता करना है ds बाई डी टी की वैल्यू जब a इज इक्वल टू 10 हो। तो इसके सॉल्यूशन में क्या किया गया, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिखे, a का क्यूब, ये वाली चीज। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लिखे 6a स्क्वायर, ये आई। अब हमने क्या किया, dv बाई डी टी की वैल्यू फाइंड किया। तो dv बाई डी टी की वैल्यू हमने क्या किया, v इक्वल टू a क्यूब हमें पता है, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए क्यू अपॉन डी टी मिला हमें। फिर हम लोग आगे जब बढ़े इसमें, तो हमें dv बाई डी टी यहाँ से एक रिजल्ट मिली da बाई डी टी 3/a स्क्वायर कंप्यूटेशंस के बाद। अब इस रिजल्ट का यूज हमने यहाँ पे किया, जब ds बाई डी टी निकाल रहे थे, तो यहाँ से ds बाई डी टी की वैल्यू 36/a। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देनी है कि यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख दे रहे हो कि हाँ ये हमारा 6 to 2a हो गया, काम खत्म, तो ऐसे काम खत्म नहीं होगा। आपको यहाँ पे चेन रूल लगानी है, तो ये ध्यान देना है, ये आपका गलत स्टेप हो जाएगा। तो ये चीज बचना है इससे, ये रॉन्ग स्टेप हो जाएगी ना ऐसे। चलो, ये रॉन्ग स्टेप है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये आपको करना नहीं है, इससे बचना है। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या किया गया था, यहाँ पे a की वैल्यू 10 जो थी, 10 को पुट किए, तो हमारा फाइनल रिजल्ट 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया दी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने ये देख लिया। चलते हैं कि क्या क्या हमें पढ़नी थी, उस वाले पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वो कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, फिर से उस चीज को आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा। तो पहले फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है, ताकि आप भी थोड़ा सा पढ़ के फिर आप अगले लेक्चर को देखोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगी चीजें। तो देखो, मैं कुछ पिक्चर्स बना रहा हूँ, आप बताना ये कैसा है। एक पिक्चर ये हो गया हमारा, एक पिक्चर ये हो गया, एक पिक्चर ये हो गया, एक पिक्चर हमारे पास ये हो गया। कैसे बनाया जाए, चलिए ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम फिगर 1 देते हैं, इसका फिगर 2, इसका फिगर 3 और इसका फिगर 4। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, क्या ये इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग मतलब आपको जो भी पिछला जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से बताइए। तो आपको जो भी इसमें लग रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है उसको आप देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी मैंने आपको डिफिनीशन नहीं दिया है, बट आप अपने इंस्टीट्यूशन से क्या आपको लग रहा है कि कौन सा आपका इंक्रीजिंग होगा। तो ये आपको इंक्रीजिंग लग रहा है, देखिए ये बढ़ते हुए ही जा रही है, कभी रुक नहीं रही है, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगी। ये घटते हुए जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको,
इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी सब चीज का हम लोग डेफिनेशन देंगे कि क्या होती है इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या होती है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है, ये तो इंक्रीज भी नहीं कर रही है डिक्रीज भी नहीं कर रही है, तो क्या लिखेंगे इसको, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये पहले ऊपर गई फिर ये कांस्टेंट हो गई फिर ये ऊपर चलती जा रही है, ये हम लोग ये मान के चलेंगे ये थोड़ी ऊपर ही जा रही है। मैं इसको ब्लू वाले से बनाता हूँ ताकि आपको सिग्निफाई करने में सही रहे। हाँ तो ये हमारा फंक्शन कुछ ऐसे हो गया, फिर ये इधर फिर ये इधर। तो ये क्या था, पहले ये देखिए ये ऊपर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, फिर ये थोड़ी कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर रहा है फिर बढ़ रहा है, यानी ये भी क्या हो रहा है इंक्रीज ही कर रही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गई। तो ये तो हम आप लोग इंट्यूशन से बता दिया, अब इसका मैथमेटिकल टर्म्स में क्या डिफिनेशंस होती हैं उस चीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होती है, इस चीज के बारे में डिफिनेशंस को जान लेते हैं ताकि आगे हम लोग इसमें बढ़ सके। इंक्रीजिंग फंक्शन, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई फंक्शन दिया है, वो सबके लिए जितने भी आगे डेफिनेशंस देंगे उन सबके लिए ये चीज हमारा अप्लाई होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये हमारा एक फंक्शन है समथिंग डोमेन, मान लेते हैं ये डोमेन डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेंज रियल नंबर आर है ये, डी ये सबसेट किसका है, ये आर का ही मान के चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको थोड़े अच्छे से लिखते हैं, डी सबसेट ऑफ आर टू आर, ये किसी के लिए भी है बस इसके लिए नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग बस वन वेरिएबल में बातें कर रहे हैं तो वन वेरिएबल में चलेंगे। चलिए उससे आपको घबराना नहीं है, पहले इसका डिफिनीशन देखते। तो सबसे पहले क्या है इसके डिफिनीशन में कि हम लोग सबसे पहले दो पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे कि इफ x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ डी, डी मतलब डोमेन ऑफ एफ, इसको मैं सिग्निफाई कर दे रहा हूं क्या है ये डोमेन ऑफ एफ, मतलब x1 और x2 किसके एलिमेंट है डोमेन ऑफ एफ के, कैसे लिया जा रहा है सच दैट x1 is less than x2 then क्या आना चाहिए f of x1 less than f of x2 for all x1 and x2 एलिमेंट ऑफ डी। इसका मतलब क्या उस चीज को समझते हैं कि अगर हम लोग इसके डोमेन से कोई भी दो पॉइंट लें अपनी इच्छा से कुछ भी ए और बी ले लिए, और कैसे होना चाहिए, अगर ए बी से छोटा है तो उसके करॉस्पॉन्डिंग एफ इज लेस देन एफ बी हमेशा होना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तब हम लोग बोल देंगे फंक्शन क्या है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और वो इंक्रीजिंग में भी क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या हो जाएगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देन फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। एक डिफिनेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सारे इसी में है, बस सिंबल्स का ही थोड़ा सा अंतर है। इंक्रीजिंग फंक्शन और अच्छे से अगर बोला जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन अभी हमको इंक्रीजिंग ही बतानी है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं स्ट्रिक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रिक्टली मतलब ये कि हमेशा बढ़ता ही जाएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे ये इक्वल टू साइन होल्ड करे। अब अगला डिफिनेशन में चलते हैं दूसरे, वहां पे पास इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करें, किसके बारे में, इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, सेम वही डिफिनेशन है, बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा कि x1 और x2 अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं डी के डोमेन ऑफ एफ में, कैसे हैं सच दैट x1 is less than x2 then f of x1 लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ x2। मैं आपको ये भी बताऊंगा इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेस देन है और यहाँ लेस देन इक्वल टू दोनों साइन आ सकती है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। जैसे अभी पिछले एग्जांपल पे चलते हैं कि ये क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ये हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, ये भी क्या है इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा ये कांस्टेंट भी हल्की सी हुई फिर ये इंक्रीज हुआ, तो क्या ये दोनों अगर आपको सेम नेचर से बोल सकते हैं, हाँ दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है सही है। और अगर स्पेसिफाई किया जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोल सकते हैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए आप कुछ शायद ध्यान दिए होंगे कि मैंने पीछे क्यों इसको इरेज किया फिर सही से बनाया, ठीक है।
तो यहाँ पे जो बताने का मोटिव था ये, इसका जो फिगर होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही रहता है, ये ऐसे रहेगा। और यहाँ पे जो आपकी फिगर आती है वो थोड़ी सी आपकी ऐसे जाती है, फिर थोड़ी कांस्टेंट, फिर ऐसे इंक्रीजिंग, या ऐसे, ये भी ऐसे जा सकती है ये कोई भी आप दो वैल्यू लोगे तो आपका ऐसे ही चलता जाएगा। ये शायद आपको विजुलाइज नहीं हो रहा होगा, तो मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। ये ऐसे समझ लो, फिर ये कांस्टेंट, फिर ये आपकी ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब अगला डिफिनेशन जो देते हैं उसका डिक्रीजिंग फंक्शन का देते हैं कि क्या होती है डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हम लोग बता सकते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन की हेल्प से कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जब आप देखोगे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे यूज हो रही है, तो काफी मजा आता है चीजों को देखने में, समझने में, विजुअलाइज होती है, थोड़ी फील भी होती है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करते हैं कि मान लेते हैं, हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि फॉर ऑल x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ डी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सारे x1 और x2 के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये कंडीशंस को होल्ड कर रहा है तो। क्या है, इफ फंक्शन सबके लिए सेम लेके हम लोग चले, x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ डी such that x1 is less than x2, then f of x1 greater than f of x2 for all x1 and x2 element of d। फिगर से समझते हैं कि क्या है ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जैसे मान लेते हैं हमारा ये x1 मान लेते हैं पॉइंट ले लिए हम, और ये हमारा x2 हो गया। तो ये x1 और ये x2, तो देखिए ये x1 लेस देन x2 है, ठीक। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग है क्या हमारा f ऑफ x1, और ये हमारा इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ये f ऑफ x2। तो यहाँ पर क्या है, x1 छोटा है लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग f x1 की वैल्यू क्या आ गई, बड़ी आ गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल हो गया। और अगला, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल हो गया। अब डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सेम डिफिनेशन लिखेंगे, बस यहाँ इक्वलिटी आ जाएगी। इफ x1 x2 element of d such that x1 is less than x2, ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, f of x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू f of x2। एक चीज ध्यान देना है क्या, फॉर ऑल x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ d, सारे x1 और x2 के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है, इक्वल टू साइन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू साइन का मतलब ये है कि एक फंक्शन ऐसे ले लेते हैं, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, मान लेते हैं हमारे पास ये x1 है और ये यहाँ पे हमारा x2 है, ठीक। x1 और x2, x1 जो है x2 से छोटा है, लेकिन x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो fx1 है वो क्या हो गई हमारी, ज्यादा हो रही है किससे, f ऑफ x2 से। तो ये कंडीशन होल्ड कर दिया ग्रेटर देन का। एक और पिक्चर बनाते हैं जहाँ पे इक्वल टू भी होल्ड हो रही हो, इसी पिक्चर में ही हो जाता है लेकिन पिक्चर थोड़ा क्लटर्ड दिखेगी, इसलिए मैं थोड़ा अलग से बना रहा हूँ। सेम पिक्चर को ही डिस्क्राइब करूंगा। तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे से छोटे हो, ये x1 और ये x2 हो गई। x1 x2 से छोटा है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तब भी ये क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि ये डिफिनेशंस को फॉलो कर रहा है। कैसे, x1 और x2 डोमेन में है सच दैट x1 इज लेस देन x2, हाँ x1 x2 से छोटा है, ठीक। एंड f ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2, जो f ऑफ x1 है ये क्या हो गया, f ऑफ x2 के इक्वल हो गई फॉर ऑल x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ डी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए समराइज करते हैं क्या क्या देखा गया। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ा गया कि dy बाई dx, इसकी मीनिंग क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिख दे रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद ये देखा गया कि किसी पार्टिकुलर अगर पॉइंट पे भी हम लोग निकालना चाहे किसी भी क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी में कैसे चेंज हो रही है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको भी हम लोग डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोग देखा गया कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात हुई,
हाँ, आपको एग्जाम्पल से याद आया कि जो क्यूब वाली क्वेश्चंस थी, ये वाली क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये आप लोग सॉल्व करिएगा सरफेस स्पेयर के लिए, आप लोग सॉल्व करिएगा सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू स्पेयर के लिए सॉल्व करिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बारे में देखा गया, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में देखा गया, इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होती है, उस चीज के बारे में यहाँ पर देखा गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ा गया। तो बाकी कल हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे चीजों में अप्लाई किया जाता है और कैसे चीजें चलती हैं। और भी जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया, उसके बारे में अगले लेक्चर्स में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।